तो आज हम चल रहे हैं समय में पीछे, एक सफर पर प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की कहानी जानने के लिए, मौर्य राजवंश की कहानी। और सुनिए, ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। नहीं नहीं, ये कहानी है एक ऐसे विचार की, एक ऐसी सोच की जिसने हमारे उपमहाद्वीप को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। पर राजवंश की गहराइयों में उतरने से पहले एक छोटा सा लेकिन बहुत दिलचस्प सवाल। हेलेना कौन थी ये? देखिए, ये कहानी है एक ऐसे पॉलिटिकल मैरिज की जिसने भारत को सीधे सीधे अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान की विरासत से जोड़ दिया था। वो सिकंदर के सबसे खास जनरल सेल्यूकस निकेटर की बेटी थीं और उनकी शादी हुई थी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक से। तो चलिए मिलते हैं उसी संस्थापक से। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 2300 साल पहले की। सोचिए, एक नौजवान योद्धा जिसने एक सपना देखा, बिखरे हुए भारत को एक करने का सपना, और उसने वाकई इतिहास की धारा ही मोड़ दी। और वो योद्धा थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य की नींव ही नहीं रखी, बल्कि एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने सिकंदर महान के उत्तराधिकारियों से मगध को आज़ाद कराया और उत्तर पश्चिमी भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को एक झंडे के नीचे ले आए। आप सोच सकते हैं उस जमाने में ये कितनी बड़ी एक असाधारण सैन्य और राजनीतिक कामयाबी थी। पर देखिए, चंद्रगुप्त अकेले नहीं थे। उनके साथ थे उनके गुरु, उनके सलाहकार चाणक्य। वही चाणक्य जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा। और ये सिर्फ कोई किताब नहीं थी, बल्कि ये शासन चलाने का, अर्थव्यवस्था और राजनीति को संभालने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट था। इसी ने मौर्य साम्राज्य को वो ठोस बुनियाद दी जिस पर वो इतना विशाल बना। तो चंद्रगुप्त ने एक स्थायी विरासत तो बना दी, लेकिन सवाल यह है कि एक साम्राज्य अपने संस्थापक के बिना कैसे टिका रहता है ना? तो चलिए देखते हैं कि सत्ता अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंची और साम्राज्य पहले से भी ज्यादा मजबूत कैसे हुआ। ये उपाधि, ये टाइटल दिया गया था चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार को, और ये उनकी अनोखी हिस्टोरिकल पोजीशन को, मतलब इतिहास में उनकी जगह को एकदम सही तरीके से बताता है। सोचिए, दो महान शासकों के बीच की एक बेहद जरूरी कड़ी। तो बिंदुसार ने सिर्फ अपने पिता की विरासत को संभाला नहीं, बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया। उन्होंने अपनी कूटनीति से और सैन्य अभियानों के जरिए मौर्य साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैला दिया। इससे यह साम्राज्य और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। और अब आते हैं इस राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासक पर, अशोक महान। देखिए, वो सिर्फ एक और सम्राट नहीं थे, वो एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी प्रजा के साथ सीधे बात करने के लिए ऐसे तरीके अपनाए जो उस जमाने में किसी ने सोचे भी नहीं थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में पत्थरों पर अपने संदेश खुदवाए। मतलब उन्होंने इंस्क्रिप्शंस के जरिए अपने विचार सीधे आम लोगों तक पहुंचाए। एक तरह से वो अपनी प्रजा से सीधे बात कर रहे थे, पत्थरों के जरिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अशोक के शासनकाल में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और वो था कलिंग का युद्ध। ये युद्ध कलिंग पर जीत हासिल करने के लिए लड़ा गया था, पर इस युद्ध में जो खून खराबा हुआ, जो तबाही हुई, उसने अशोक को अंदर तक हिला दिया, और यहीं से साम्राज्य की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। इस युद्ध के बाद अशोक के शासन करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क आ गया। एक सम्राट जो कल तक साम्राज्य फैला रहा था, उसने भविष्य में कभी युद्ध न करने का फैसला किया, और वो चल पड़े शांति और अहिंसा के एक बिल्कुल नए रास्ते पर। एक विजेता अब शांति का दूत बन चुका था। तो युद्ध की उस भयावहता को देखने के बाद अशोक ने एक नई विचारधारा, एक नई सोच की तलाश की, और उन्होंने धम्म नाम के एक नए दर्शन को अपनाया। और सिर्फ अपनाया नहीं, उसे पूरे साम्राज्य में फैलाया। तो सवाल यह है कि आखिर ये धम्म था क्या? देखिए, ये कोई धार्मिक सिद्धांत या किसी देवता की पूजा पाठ के बारे में नहीं था, बल्कि ये एक मॉरल कोड था, एक नैतिक संहिता। इसमें अहिंसा, बड़ों का आदर और सहनशीलता जैसी बातों पर जोर दिया गया। इसमें कोई मुश्किल रिचुअल्स नहीं थे। ये एक ऐसा रास्ता था जो इतने बड़े मल्टीकल्चरल साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखने में मदद कर सकता था। और अशोक ने ये पक्का करने के लिए कि उनका ये संदेश हर कोने तक पहुंचे, जबरदस्त कदम उठाए।
उन्होंने अपने संदेशों को पूरे साम्राज्य में खंभों और चट्टानों पर खुदवाया। लोगों को धम्म सिखाने के लिए धम्म महामात्य नाम के खास ऑफिसर्स अपॉइंट किए। और तो और बौद्ध सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए सांची स्तूप जैसे कई महान स्मारक भी बनवाए। तो हमने शासकों और उनके दर्शन की तो बात कर ली, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य असल में रोजमर्रा के स्तर पर चलता कैसे था, है ना जरूरी सवाल। तो चलिए अब उस एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री मशीनरी पर एक नजर डालते हैं जिसने मौर्य साम्राज्य को इतनी मजबूती से खड़ा रखा था। मौर्य प्रशासन एक बेहतरीन ढंग से चलने वाली मशीन की तरह था। सब कुछ सेंट्रलाइज्ड था। राजधानी पाटलिपुत्र से पूरे साम्राज्य को कंट्रोल किया जाता था। साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था, जिन पर राज्यपाल यानी गवर्नर शासन करते थे, और टैक्स वसूलने से लेकर न्याय देने तक सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के तहत होता था। और प्रशासन की ही तरह उनकी सेना भी जबरदस्त थी। अर्थशास्त्र के मुताबिक मौर्यों के पास एक बहुत ही विशाल और ताकतवर सेना थी। इसमें लाखों पैदल सैनिक थे, घुड़सवार थे, हजारों की तादाद में युद्ध हाथी थे और रथ भी थे। यही सेना थी जो साम्राज्य की सीमाओं की हिफाजत करती थी और उसे बढ़ाने में भी मदद करती थी। अच्छा, इतनी बड़ी सेना और इतने बड़े प्रशासन को चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। मौर्य काल में अर्थव्यवस्था भी खूब फल फूल रही थी। एग्रीकल्चर यानी खेती तो इसकी नींव थी ही, लेकिन सिल्क रोड और समुद्री रास्तों से जो व्यापार होता था वो साम्राज्य में बहुत धन और समृद्धि ला रहा था। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स, मेटलर्जी और कपड़ा उद्योग भी काफी एडवांस थे। साम्राज्य बनते हैं और एक दिन खत्म भी हो जाते हैं, ये इतिहास का नियम है। लेकिन मौर्यों ने अपने पीछे क्या छोड़ा? अब जब हम इस पूरी कहानी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो चलिए राजवंश के पतन और उसके उस स्थायी प्रभाव पर एक नजर डालते हैं जो आज भी महसूस किया जा सकता है। तो हर महान साम्राज्य की तरह मौर्य साम्राज्य का भी अंत हुआ। इसके जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उनकी हत्या कर दी गई और इसके बाद साम्राज्य कमजोर पड़ गया और आखिरकार बिखर गया। लेकिन साम्राज्य के बिखरने के बावजूद उसका जो प्रभाव था वो सदियों तक बना रहा। मौर्य काल ने भारतीय इतिहास में एक ऐसे दौर की शुरुआत की जिसने हमारी राजनीति, हमारे समाज और हमारी संस्कृति पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक मिटी नहीं है। और आज भी हम मौर्यों की इस विरासत को अपने चारों ओर देख सकते हैं। सांची के शानदार स्तूप में, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के मॉडल में, और हाँ, शासन में अहिंसा के विचार में। ये हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। और अंत में एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अशोक की कहानी हमें लीडरशिप और सोसाइटी के रिश्ते के बारे में क्या सिखाती है? क्या सच में एक इंसान का हृदय परिवर्तन, उसकी अंतरात्मा की आवाज, वाकई एक पूरे साम्राज्य की दिशा और उसकी तकदीर बदल सकती है? सोचिएगा जरूर।